time I had invited you to an IMON conference. This was in 2015-16. आप नागपुर में आए थे सर. तो तब से लेके अब तक महाराष्ट्र में काफ़ी प्रगति हुई है सर. One of the things that I am most happy about is मैं always late होता हूँ to reach the airport. तो आपने coastal road बना दिया, तो अभी coastal road sea link वगैरह से we reach much faster. So thank you for that. But अभी मैं फ्लाइट मिस नहीं करता. यदि फ्लाइट मिस करता हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड को बोलता हूँ, देवेन भाव को मैं जानता हूँ, ये देखो पिक्चर है. तो वो मुझे देख के बोलते गप बस, don't crack jokes, anybody can make pictures from artificial intelligence. But sir, yet there is a long way to go when it comes to decongesting Bombay. Yet there are traffic jams that take place, yet there is so much of difficulty in terms of movement in the city. यदि मुंबई को बर्लिन, टोक्यो और सिंगापुर से आगे लेके जाना है, like you've mentioned so many times, what is your vision in order to make that? सबसे पहले I would like to congratulate you for creating this beautiful platform, and you have been inspiring all the youth for such a long time, and the work you have done is incredible. So congratulations. Thank you, sir. And I have seen this journey. I have been part of it, and I think you have done really a wonderful thing. आपने जो अभी बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मुंबई में अभी जो हुआ है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. इन नेक्स्ट 5 to 7 years वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म मुंबई. और देखिए, ये केवल बोलने की बातें नहीं है. मैं जिस समय कोस्टल रोड की बात करता था, मैं अटल सेतु की बात करता था, मैं मेट्रो की बात करता था, तो कई लोग मुझे ट्रोल भी करते थे. हमारी विपक्षी पार्टियां भी उस समय विधानसभा में मेरा मखौल उड़ाती थी. लेकिन आज वो सारी चीज़ें हुई है. और अब देखिए कि मुंबई को अगर डीकंजेस्ट करना है तो यहाँ पर साउथ से नॉर्थ तक की कनेक्टिविटी, ईस्ट से वेस्ट तक की कनेक्टिविटी, ये आपको हर तरीके से इंप्रूव करनी पड़ेगी. अभी हम लोगों ने कोस्टल रोड बनाया है, ये अपने सीलिंग तक पहुंचा है, सीलिंग बांद्रा तक पहुंची है. अब बांद्रा से वर्सोवा हमारी सीलिंग का काम चल रहा है, जो 4 जगह जुहू या अलग अलग जगह पर मिलेगी. और वर्सोवा से दहिसर और दहिसर से लेकर भाईंदर, ऐसी एक और लिंक का हमने काम शुरू किया है, जिसमें कुछ क्रिक ब्रिजेस है और कुछ उसमें टनल्स है. तो एक प्रकार से नाउ वी आर क्रिएटिंग एंटायर पैरेलल रोड. अभी देखिए, मुंबई का जो ट्रैफिक है, 60% ऑफ मुंबई मूव्स ऑन वेस्टर्न एक्सप्रेसवे. तो अंटिल यू डीकंजेस्ट द वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, आप मुंबई को इस जंजाल से बाहर नहीं निकाल सकते. तो ये टोटली पैरेलल रोड तैयार हो रहा है, और एक ऐसा रोड तैयार हो रहा है जिसमें देयर इज नो बैरियर, जिसकी आज मुंबई की हमारी एवरेज स्पीड 20 है, 20, समटाइम इट कम्स डाउन टू 15 पीक आवर्स में, बाकी समय तो थोड़ी ज्यादा रहती है. लेकिन ये एक ऐसी लिंक हम तैयार कर रहे हैं जहां पर आप एवरेज स्पीड 80 रख सकते हो, नॉट लेस देन 80. तो इसके कारण एक और मुंबई डीकंजेस्ट होगी. उसके साथ साथ थाने से बोरीवली का टनल है, फिर मुलुंड से गोरेगांव का टनल है. ये सारे टनल्स ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए हमको एक प्रकार से इसकी मदद होगी. इसके साथ साथ और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को बोरीवली से गोरेगांव तक एक पैरेलल रोड हम लोग तैयार कर रहे हैं. फिर उसके साथ साथ जो अटल सेतु है, उस अटल सेतु को जोड़ने के लिए हम लोग वर्ली से एक शिवड़ी तक एक ब्रिज तैयार कर रहे हैं, जो अगले साल तैयार हो जाएगा. तो सीधा जो हमारे सबर्ब्स के लोग हैं, इनको अगर न्यू मुंबई एयरपोर्ट जाना है तो सीधा ये कोस्टल रोड पकड़ेंगे और इस रोड से वहां तक पहुंच पाएंगे. फिर हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से, जहां पर हम लोग लैंड करते हैं, वहां से बहुत ज्यादा हम लोगों को ट्रैफिक जाम मिलता है. तो वहां से टनल का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, जो अगले 3 साल में हम कंप्लीट करेंगे. ये टनल सीधा चौपाटी पर आएगा. तो उसके कारण ये जो पूरा घूमकर ट्रैफिक आना पड़ता है और जो जाम होता है वो समाप्त हो जाएगा. तो एक प्रकार से कंप्लीट. और फिर अभी हम लोगों ने काम शुरू किया है कि जो हम लोग वर्ली बांद्रा सीलिंग पर जहां बांद्रा में आते हैं, वहां से हम एक सीधा टनल बीकेसी निकालेंगे.
तो कंप्लीट बीकेसी को डिकंजेस्ट करेंगे और बीकेसी से सीधा हम लोग उस टनल को ले जाएंगे डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो उसके कारण अभी आपको साउथ मुंबई से अगर वहां पहुंचना है तो शायद थोड़ा समय लगता है। जी सर। मैं ऐसा मानता हूं 20 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो इतना ये सारा, और अभी कंप्लीट हम लोग एक प्लान तैयार कर रहे हैं पाताल लोक तैयार करने का। जी। पाताल लोक का मतलब यह है कि मुंबई में कंप्लीट टनल्स का एक नेटवर्क हम तैयार करेंगे, एक पैरेलल नेटवर्क जो पूरी मुंबई को डिकंजेस्ट करेगा। इसके साथ साथ आपने देखा हमने मेट्रो का जो नेटवर्क तैयार किया है, चाहे वो अंडरग्राउंड मेट्रो हो, ये सारा एवरी ईयर वी आर गोइंग टू डिलीवर 50 किलोमीटर ऑफ मेट्रो। तो 50 किलोमीटर की मेट्रो हम लोग हर साल डिलीवर करेंगे। तो अगले 4 सालों में पूरी कनेक्टिविटी मेट्रो की आपको 100% तैयार मिलेगी और आप मुंबई में कहीं से भी कहीं पर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा पाओगे। और उसके साथ साथ आपको मालूम है हम लोगों ने अभी मुंबई वन ये ऐप भी लॉन्च किया है, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मुंबई वन इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू कम्यूट, क्योंकि इसके ऊपर आपका जो जर्नी है उसको प्लान भी कर सकते हो और सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक टिकट आपने ले लिया तो यू कैन यूज द सबर्बन रेलवे, यू कैन यूज द मेट्रो, यू कैन यूज द मोनो, यू कैन यूज द बस। तो सारी सिस्टम्स, और इसके साथ साथ जो हमारी सबर्बन रेलवे है, जो मुंबई की लाइफलाइन है, जो करीब 90 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है। अब हम लोगों ने कहा कि मेट्रो तो हमने इतनी अच्छी दे दी, लेकिन सबर्बन रेलवे में आज भी लोग लटक लटक के जाते हैं, अटक अटक के जाते हैं, और जो असली मुंबई का है वही ट्रैवल कर सकता है। बाहर का आदमी तो उसमें पीक टाइम में घुस भी नहीं सकता। अभी उसको पूरा ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं। हम लोग उसको सारे कोचेस जो है ये मेट्रो जैसे हम कर रहे हैं, फुली एयर कंडीशन, और उसके डोर क्लोज होने वाले। और इसमें ताली इस बात पर बजाइए, इस बात पर मत बजाइए, ताली इस बात पर बजाइए कि इतनी सुंदर हम रेलवे देंगे, लेकिन सेकंड क्लास का फेयर 1 रुपए से भी नहीं बढ़ाएंगे। उतने ही फेयर में, अरे वाह, उतने ही फेयर में लोगों को मेट्रो का एक्सपीरियंस ये हम हमारी सबर्बन रेलवे में देंगे। इसके साथ साथ हम लोग कुछ और प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट है। पिछले समय फर्स्ट रोरो सर्विस में जब पिछले समय सीएम था, हम लोगों ने शुरू की, जो अलीबाग की तरफ जाती है। अभी हम लोगों ने कंप्लीट एक वाटर ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा न्यू मुंबई एयरपोर्ट है, ये पिछले अगले 1-2 सालों में भारत का पहला एयरपोर्ट होगा जहां से आप वाटर टैक्सी से गेटवे ऑफ इंडिया आ पाएंगे। अरे वाह, वाटर टैक्सी हम लोग वहां शुरू कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक 360 डिग्री प्लान, कनेक्टिविटी का प्लान, और ये केवल कागजों पे नहीं है, एवरीथिंग इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। जैसे मैंने आपको जितनी चीजें बताई, हर चीज अलग अलग स्टेजेस पर है, पर इम्प्लीमेंटेशन में। थैंक यू। दिस इज अ 360 डिग्री होलिस्टिक वेलनेस प्लान फॉर मुंबई। बट सर, ये आपने जो सारी चीज बताई, अभी तो मतलब ट्रेन ट्रैवल विल बिकम इजी फॉर एवरीबडी फ्रॉम साउथ बॉम्बे। Yeah, absolutely. You are going to transform railways also in a way in and around Bombay, sir. एक चीज सर आपको पूछनी थी इसके बारे में। आपने ये सारे प्लान बताए, and I have seen and I keep saying this, that my favorite chief minister, and I'm not saying it because he is in front of me, but I've said this on multiple occasions to people from the last 14 years, some now who are a part of government across parties, is my favorite chief minister is this man who's sitting out here. And the reason again, please don't clap on this, the reason again is because he does what he says. But sir, I want to ask you this, sir, आपने ये plan तो बहुत उम्दा बताया. By when can we hold you accountable saying ये तारीख तक सर ये सारी चीज हो जाएगी? देखिए, एवरी ईयर, जी सर, हर साल जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेट्रो हम हर साल 50 किलोमीटर डिलीवर करेंगे। अभी कई हमारे ये जो टनल्स के प्रोजेक्ट है, इसमें TBM इज ऑलरेडी इनसाइड। जी सर। तो बाहर तो निकलेगी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यू शुड एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 5 years, बहुत बड़ा। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी है कि जो बियॉन्ड उसके जाएंगे, बट ऑल दिस प्रोजेक्ट्स विल बी ओवर बाय 2032. 2032, yeah. All projects will be over. Yes. Sir, you will be yet in politics at, I'm sure in different. I hope so. and sir, hopefully I will yet be looking 22. So I will yet call you again, sir, and then ask you, sir, 2032 में, sir, ये सारी चीज आपने promise की,
एंड प्लीज इफ इट इज कंप्लीटेड सर. दूसरी चीज जो आपको पूछना चाहता था मैं सर इज इन रिगार्ड्स टू यंग पीपल. टुडे जेन जी इज इन फ्रंट ऑफ अस सर. तो जेन जी ऑडियंस में सर कई बार बातचीत जब फ्रैंकली होती है, एंड सॉरी आई नो यू आर मुख्यमंत्री सर, बट फ्रैंकली आपसे बात करूं, दैट कई बार लोग बोलते हैं सेइंग दैट पॉलिटिशियंस आर करप्ट. ऋषभ, यू नो पॉलिटिशियंस आर नॉट रेड फ्लैग्स, दे आर रेड फॉरेस्ट. से दे से दैट. तो कई बार ऐसा परसेप्शन बन जाता है. एंड सर परसेप्शन इसलिए बनता है when we have a conversation is that सर बीएमसी के लास्ट चुनाव में 216 लोग जो कंटेस्ट किए सर अक्रॉस अलग अलग पार्टीज, दे हैड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स. सर पार्लियामेंट ऑल्सो टुडे 46% of the parliamentarians have criminal records, 27 are convicted criminals sir. तो कई बार the perception that comes across because of all of this, which is that all politicians and young people, all politicians are corrupt, A, which I keep telling them that is not the case. There is an honest politician who's sitting in front of you. But B, that why should we be interested in politics if these are the people who govern us? ये प्रश्न उठता है सर. तो उस पे कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो होती है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे सोसाइटी को शेप भी करती है. तो आज हम लोग ये देखें तो हमारी चाहे वो पॉलिटिक्स हो या अलग अलग प्रकार की इंस्टीट्यूशंस हो, इसमें निश्चित रूप से हम लोगों को गलत लोग भी दिखते हैं. ऐसा नहीं मैं कहता कि सब अच्छे लोग हैं, गलत लोग हैं, कुछ क्रिमिनल्स भी है, कुछ करप्ट लोग भी है. लेकिन ऐसा कह देना कि ये पूरा सिस्टम खराब है, ये भी गलत है. क्योंकि ये सिस्टम अगर खराब होता तो इतनी तेजी से हमारा देश आगे नहीं जाता. और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में इस यूनियन गवर्नमेंट पर करप्शन का एक भी आरोप नहीं लगाया, नॉट अ सिंगल, कोई नहीं लगा पाया. तो अगर हम चाहे तो उस प्रकार से चला सकते, ये चलता है. हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आज भी नीचे के लेवल पर या स्टेट्स में कई बार करप्शन के मसले उठते हैं. दो चीजें होती है कि एक तो अगर कोई करप्शन का मामला होता है तो उस पर एक्शन लेने का आप काम करते हैं कि नहीं, मतलब वो आप में जज्बा है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने निश्चित रूप से ये हमेशा दिखाया है. और मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ जो भी डेमोक्रेसी में ये कहते हैं कि भाई हम लोग आप मतलब इतने करप्ट लोग हैं, इतने गलत लोग हैं, तो हम लोग क्यों डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें. तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो वही से लोग रहेंगे, लोग बदलेंगे ही नहीं. आपने लोग बदले. देखिए अल्टीमेटली जो हमारे देश में 2009 से 2014 तक एक करप्शन का एपिटोम हमने देखा, और उसके बाद लोगों ने बदला, लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, तो देश बदला ना. देश में बदलाव हमने देखा. मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली आप उंगली दिखाकर कोई चीज बदल नहीं सकते. यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट. उसका पार्ट होने के बाद ही आप उसको बदल सकते हैं. तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिसको लगता है मेरा देश अच्छा होना चाहिए, जिसको लगता है मेरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अच्छे होने चाहिए, जिसको लगता है मेरे पॉलिटिशियंस अच्छे होने चाहिए, उसने वोट करना चाहिए, उसने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उसने एवेड सिटीजन होना चाहिए. केवल हम गप्पे मारे आपस में बैठकर लोगों की ओर उंगलियां बताए, इससे कभी परिवर्तन नहीं हो सकता. परिवर्तन हम पार्टिसिपेट करके ही कर सकते हैं, और वो परिवर्तन हमको करके दिखाना होगा. दूसरा एक परसेप्शन जिसको मैं यहां तोड़ना चाहता हूं. मैं ये नहीं कहता कि हमारे पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स नहीं है, लेकिन ये जो 40% का जो आंकड़ा आता है ना, ये बड़ा मिसलीडिंग है. इसका कारण यह है कि देखिए हमारी डेमोक्रेसी में अलग अलग प्रकार के आंदोलन होते हैं, और ये जो सारे आंदोलन होते हैं, इन आंदोलनों में कई बार हम रास्ता रोको करते हैं, कभी चक्का जाम करते हैं, कभी हम लोग कहीं बैठ जाते हैं तो अनलॉफुल असेंबली हो जाती है. ऐसे सारे जो आंदोलन होते हैं, इन आंदोलनों में जो हमारे ऊपर पुलिस को तो कार्रवाई करनी पड़ती है. अब अनलॉफुल असेंबली यानी चोरों की असेंबली भी अनलॉफुल होती है, और अच्छे लोग भी बिना परमिशन के अगर कोई एक आंदोलन कर दे तो वो भी अनलॉफुल असेंबली है. सो
हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल क्राइम एंड अ नॉर्मल क्राइम. एनीथिंग यू डू इज ट्राइबल बाय आईपीसी, यानी अभी जो भारतीय न्याय संहिता हुआ है उससे वो ट्राइबल होता है. तो आप अगर, जैसे मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं कि क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, तो हर महीने आंदोलन करते थे. कभी हम लोग यूनिवर्सिटी में घेराव करते थे, कभी रास्ता रोको करते थे, बहुत उस समय करते थे. तो कई हमारे ऊपर केसेस थी. तो मुझे आज भी याद है कि 2016 में शायद एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल एक न्यूज आइटम था, और उसमें कहा था कि हमारे देश के जो चीफ मिनिस्टर्स है इन पर देखिए कितने क्रिमिनल मामले चल रहे हैं. उसमें पहले नंबर पर मैं था और सेकंड नंबर पे केजरीवाल जी थे. तो उस समय चूंकि मेरे ऊपर 35 केसेस थे, लेकिन एक भी केस मॉरल टर्पिट्यूड की नहीं थी, एक भी केस किसी गलत काम की नहीं थी. ये सारी केसेस जनता के लिए मैं लड़ा था, जनता के लिए मैंने आंदोलन किए थे, उन आंदोलनों की केसेस थी. तो ये जो 40% आपको क्रिमिनल दिख रहे हैं ना, ये 40% में 10% लोग जरूर गलत है, पर 30% ये डेमोक्रेटिकली लोगों के लिए फाइट करते हुए उनके ऊपर केसेस लगी है. तो कई बार मैं भी जब पेपर में पढ़ता हूं तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि भाई इस प्रकार से हमारी संसद को, क्योंकि मैं एक बात तो कह सकता हूं जी सर, चाहे वो संसद हो या महाराष्ट्र की असेंबली हो जी, इसका आज भी आप क्वालिटेटिवली अगर आप लोग इसमें जो काम चलता है, देखिए हमको तो दिखाई पड़ता है जो उसमें गड़बड़ होती है, लोग नारेबाजी करते हैं, वो तो ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन जो क्वालिटेटिव काम इसमें होता है, जिस प्रकार के कानून यहाँ पर बनते हैं, उसमें जिस प्रकार की डिबेट्स होती है, मुझे लगता है अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त है. वो कभी अगर कोई फॉलो करे तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारी संसद के लिए उनके मन में जो आदर की भावना है वो बढ़ेगी. एब्सोल्युटली, आदर की भावना बढ़ेगी, और वही प्रयास है सर, आयमन का भी वही प्रयास है. उसके लिए आप देखते हैं कितने लोग आगे जाके दे ज्वाइन पॉलिटिक्स सर. बट आई एम ग्लैड यू क्लैरिफाइड जो आपने बताया. That is why I did mention, sir, there are 27 convicted. But there are 46% who are accused. But sir, I'm glad you mentioned all of these things. दूसरी चीज सर, यूथ के बारे में बात कर रहे हैं. So I've seen all types of quotas, sir. जब मैं कॉलेज में था तभी HR कॉलेज में सिंधी कोटा था, बाद में NM कॉलेज में गुजराती कोटा है. हर एक कॉलेज में अलग अलग कोटाज होते हैं. मराठी कोटा इज ऑल्सो देयर. वी आर इन महाराष्ट्र सर. इट इज इंपॉर्टेंट. बट सर कई बार मैं सोचता हूँ सर, बिकॉज देर आर सो मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड विच हैव ऑलरेडी डन दिस. इंडिया टुडे इज अ वेरी यंग कंट्री. एवरेज एज इज 28, एंड समटाइम्स इट हैपन्स सर दैट young people are not given enough representation in politics. So sir, I'm just an idea, please, this is crowdsourcing of questions, बाद में ये question आया है. Just as an idea, how would there be a possibility at some point in the BMC elections or going forward that some percentage of seats, whether 5% or 10%, are reserved for people who are below the age of 35? मैं बीजेपी की बात कह सकता हूँ, और मुझे लगता है बीजेपी में at least 40% of them will be below 35. 40%. क्योंकि देखिए अल्टीमेटली 40% below 35 in BMC elections. पक्का देख लीजिएगा. बिल्कुल यंग लोग सारे आपको दिखाई पड़ेंगे. हम लोग यंग लोगों को ही उसमें आगे ले जाएंगे. और एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूं कि ये प्रोसेस है. देखिए जैसे एक समय ऐसा था कि हमारे देश की पॉलिटिक्स में देश के यंग लीडर्स कौन हुआ करते थे? प्रमोद महाजन जी थे, राजेश पायलट जी थे, माधवराव सिंधिया जी थे. दे वर यंग टर्क्स, एंड व्हेन दे वर यंग टर्क्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स दे वर 60 ऑलरेडी. वो 60 साल के थे उस समय, लेकिन दे रिप्रेजेंटेड द यूथ. तो अब धीरे धीरे वो सारी चीजें बदलती जा रही है. अब यूथ की परिभाषा भी पॉलिटिक्स में बदली है. पहले लोग ये कहते थे कि भाई पॉलिटिक्स में तो 45 के बाद तो सोचना चाहिए आपने चुनाव लड़ने का, उससे पहले चुनाव लड़ने का सोचते क्यों है? आज आप अगर देखेंगे तो हमारी असेंबली में बीजेपी के जो हमारे सारे एमएलएज है, इसमें वी हैव 137 एमएलएज. जी सर. इसमें से मैं ऐसा मानता हूँ कम से कम 30 से 32 लोग ऐसे हैं कि जो 35 के नीचे या 35, 36, 37 इस रेंज में है. तो ये ऑलरेडी इट इज कमिंग डाउन लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली
जब इट्स अ यूथफुल कंट्री और जहां एवरेज एज 27 है, राइट सर, तो लोग कनेक्ट होते हैं और एक्सीलेंट, कनेक्ट होने के बाद उनको वोट भी लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हम करेंगे। आई एम एक्साइटेड। ये सुन के, आर यू गाइस एक्साइटेड? You'll have politicians in the audience. You'll have politicians on this side who will be essentially your seniors from school and college. And यही तो चीज चाहिए, sir. I'm so glad that you mentioned this. Amit Satam sir is sitting also in the first row, president of BJP. Sir, He also represents youth. I know, sir. We are going to follow up with you, sir, now on this promise of 40% below the age of 35. But sir, the other question about young people, कई बार राजनीति में चले जाते हम लोग तो बोलते रीड एवरीवन, दैट प्लीज रीड हेगड़ेश्वर जी, रीड गांधी जी, रीड ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुक्स। सर, वो लोग जब राजनीति में चले जाते हैं या फिर बाहर से भी देखते हैं, तो दे बिकम पैशनेट अबाउट आइडियोलॉजी दैट, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु जॉइन द संघ ऑल्सो इन अ वे आफ्टर बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट सर, कई बार ऐसे हो जाता है कि व्हेन दे सी पॉलिटिक्स, दे सी पीपल हु आर नॉट आइडियोलॉजिकली टुगेदर, एंड दिस वी सॉ ऑल्सो सर इन महाराष्ट्र एज वेल सर, दैट जो लोग आइडियोलॉजिकली साथ में नहीं है वो लोग साथ में आ जाते हैं, तो वो लोग बाद में निराश होके, मतलब दे आर सेइंग दैट बट व्हाई डिड दिस हैपन। तो आपका क्या कहना है उसके बारे में, सेइंग दैट व्हाट अबाउट टर्नकोट्स एंड पीपल हु आर फ्रॉम अदर आइडियोलॉजीज हु आर बीइंग टेकन अलोंग? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी दो तरीके से चलती है जी। एक डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी से चलती है जी, और दूसरी डेमोक्रेसी नंबर से भी चलती है। So, you cannot propagate ideology without numbers. जिसके पास नंबर ही नहीं है वो क्या आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करेगा? अभी प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट है, करेक्ट, बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट है, मैंने उनका काम करीब से देखा है। उन्होंने एक बिहार में बहुत बड़ी आइडियोलॉजी की बात कही, बिहार बदलने की बात कही, पर उनकी सीटें ही नहीं आई, तो आप कैसे बदलोगे? सो पॉलिटिक्स में प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना पड़ता है, जिसमें आप आपकी आइडियोलॉजी को, आपके विचारों को, आपके इथोस को, तभी आपके मोरालिटी को तभी जिंदा रख पाएंगे जब आप पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहेंगे। फॉर रेलेवेंस आपको नंबर्स तो लगते ही है, तो इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये कई बार होता है कि लोग इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं। कई गठबंधन ऐसे होते हैं कि जिनमें दो पार्टियां ऐसी होती है कि जिनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। जी सर। लेकिन कई बार डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये भी है ना कि हमारी आइडियोलॉजीज भले ही मैच न करे, लेकिन कुछ कॉमन मिनिमम चीजों पर हम साथ में आके सरकार चला सकते हैं। करेक्ट। हर चीज में तो हम लोगों को आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइडियोलॉजी ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अल्टीमेट गोल, बट आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसमें तो बहुत ज्यादा आपको आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है, देखिए हमने 90s का एक दौर देखा है कि जिस दौर में हर साल प्राइम मिनिस्टर बदलते थे। ये भी दौर तो हमने देखा है कि जिस समय 30 पार्टियों की, 32 पार्टियों की, 28 पार्टियों की सरकारें चला करती थी, और उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती थी वो भी 100 से ज्यादा, 120, 180 इसके ऊपर होती थी। वहां से हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है। सो सी ऑल सेड एंड डन, हम 75, 77, 80 साल के लोग हैं, मतलब हमारी डेमोक्रेसी इज बिटवीन 75 and 80 years। करेक्ट सर। तो इसलिए एक मैच्योर्ड फेज की ओर हम लोग जा रहे हैं। मुझे अपेक्षा है कि ये जो एक ट्रांजिशन है, ये आने वाले 15-20 सालों में एक हम लोगों को स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा, और वापस पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी विल टेक अ सेंटर स्टेज अमंगस्ट ऑल। So in 2032-35, ideology will take center stage again. It will take more time. More time. Okay. Sir, one more issue जो आपको पूछना चाहता हूँ was in terms of schools. School और college से बच्चे आते हैं. These are all school and college students who are sitting in front of you. There are 5,000 from 120 educational institutions across the city, sir. Huge round of applause to yourselves, you, of course. And they've been, सर आपकी बात इतने ध्यान से सुन रहे हैं, प्रिंसिपल्स आर होपिंग, सेइंग आप प्लीज हमारे स्कूल में आके टीचर बन जाइए, हमारी बात भी सुन लेंगे। They are listening to you so patiently and nicely, sir, and therefore I'm so glad that you're listening to what he's saying, because the next question is especially for you and for the coming generation. सर, यूके की यूनिवर्सिटी आप बड़ी बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है, बट सर हमारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो
बीएमसी स्कूल्स में सर गिर रहा है. पहले इट वाज 4.5 lakh, now it is come to 3 lakh. Of course, the infrastructure in schools is improving, things are happening, but the gross enrollment ratio is decreasing, sir. When will BMC schools become such that students will not have to go to a private school anymore, and then they will just be going to BMC schools? Not the timeline, but sir, is there a plan for this? मुझे ऐसा लगता है कि बीएमसी स्कूल्स अच्छी है जी सर. और कई बीएमसी स्कूल्स ये प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी है. दे आर डूइंग वेल. करेक्ट. आप देखिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पर टीचिंग लर्निंग मेथड्स देखिए, वहाँ पर नए गैजेट्स देखिए. सवाल ये जो संख्या कम होने का है, इसका एक कारण ये है कि जब हम लोग मतलब सारा ये ग्रोथ पीरियड था जी सर, उस समय प्राइवेट स्कूल्स कम थी, तो लोग सरकार के स्कूलों पर निर्भर थे, बीएमसी की हो, गवर्नमेंट की हो, और उसके सिवा लोगों के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं था. अब बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूल्स भी आई है, तो स्कूल्स की संख्या ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है. और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कई बार प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा प्रभावित होते हैं. मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि मैं जब पिछले समय मुख्यमंत्री था और हमारी जिला परिषद की जो स्कूल्स है, उन स्कूल्स में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया. वहाँ टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स को बदला, काफ़ी ट्रेनिंग की. उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय मतलब आई थिंक इट वाज इन 2018 2 लाख बच्चे ये प्राइवेट स्कूल्स छोड़कर जिला परिषद के स्कूल्स में आए. तो एक्चुअली क्या है कि मैं प्राइवेट स्कूल्स आर ऑल्सो गुड, दे आर डूइंग गुड जॉब. उनकी भी सारी सिस्टम्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वो ट्रेन करते हैं. पर कई स्कूल्स ऐसी भी है कि जो परसेप्शन पे चल रही है. मतलब माँ बाप को लगता है कि बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेज दिया तो मैंने कोई आई हैव डन समथिंग गुड फॉर माय किड. और अल्टीमेटली आप देखिए तो कई ऐसी प्राइवेट स्कूल्स है जिनसे बीएमसी की स्कूल अच्छी है, दे आर बेटर. लेकिन लोगों को एक वो जो एक मन में ये है कि सरकारी स्कूल में मैंने अपने बच्चे को डाला और प्राइवेट स्कूल में डाला, तो मैंने प्राइवेट स्कूल में डाला तो मेरा बच्चा भाई मतलब मैं आई हैव डन समथिंग गुड फॉर माय किड. तो ये थोड़ा लोगों के दिमाग से निकालना पड़ेगा. साथ साथ ये भी है, अब हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हमारी जो बीएमसी की स्कूल्स है इसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ले जाएं. करेक्ट. हम लोग ये कर सकते हैं, बीएमसी में ये ताकत है. थोड़ा विजन की आवश्यकता है, हम वो विजन देंगे. हम बीएमसी स्कूल्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्कूल्स में परिवर्तित करके दिखाएंगे. सर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्कूल बनाना आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन इज द पिलर ऑफ द नेशन एंड इज द बेस पिलर ऑफ द नेशन. उस पर फोकस होगा तो ही देन इट विल मूव फॉरवर्ड. सर, मराठी में मैं ट्राई करता हूँ एक क्वेश्चन. I told you Hindi is my third language, so Marathi is fourth, actually fifth. But कोशिश. मला मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप खूप आवडली आहे. ऍप्लिकेशन कसा करायचा? मी ऍप्लिकेशन करू शकू? थोडा सांगा सर. तुम्ही ऍप्लिकेशन करू शकाल आणि आजपर्यंत विदाउट ऍप्लिकेशन, विदाउट एग्जामिनेशन कोणालाही आम्ही एंट्री दिली नाही आहे. पण इफ यू वांट टू कम, मैं पहली बार उस नियम को ब्रीच करने के लिए तैयार हूं. पण लेट मी टेल यू अ फॅक्ट. आम्ही जेव्हा मुख्यमंत्री इंटर्न्सची योजना सुरू केली 2015 मध्ये जी सर, आणि त्याच्या पाठीमागचा उद्देश असा होता की एक फ्रेश विचार हा आपल्याला आणला पाहिजे. कारण आपल्याला कल्पना आहे की अल्टिमेटली प्रशासन चालतं, IAS ऑफिसर्स असतात, दे आर द बेस्ट, बट आपण कॉम्प्लेसेंट होतो. अनेक वेळा येणारा विचार आपण थांबवतो. आपल्याला असं वाटतं की आता आम्हालाच सगळं माहिती आहे, पण हे खरं नसतं. नाही. अनेक जी नवीन तरुण असतात त्यांच्याजवळ खूप आयडियाज असतात. आणि म्हणून हा आपण CM फेलोजच्या नावाने एक प्रोग्राम सुरू केला. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की जे CM फेलोज आले त्यांनी इतकं चांगलं काम केलं. आणि आय टेल यू, असे लोक आले, आम्ही ट्रान्सपरंट परीक्षा घेतली, नो रिकमेंडेशन. कोणी परदेशातनं नोकरी सोडून आला, कोणी मोठे मोठे पॅकेजेस सोडून आला. हायली क्वालिफाईड चांगली मुलं, सगळी मुलं आणि मुली हे सगळे त्याच्यामध्ये आले आणि दे डिड सच अ वंडरफुल जॉब. मी तुम्हाला एक सांगतो की एक आमची फार्म पॉन्डची योजना होती, मागेल त्याला शेततळं. सो फार्म पॉन्ड ऑन डिमांड. ओके सर.
ही एंटायर योजना जी आहे ती योजना कन्सिव्ह केल्यानंतर म्हणजे की मी सांगितल्यानंतर आमच्या सीएम फेलोजनी ती योजना तयार केली, त्या योजनेचं ट्रॅकिंग डिव्हाइस तयार केला, त्याचा संपूर्ण स्कीम फ्लो तयार केला. जी सर. आणि इतकं चांगली ती योजना झाली की देशातली बेस्ट योजना म्हणून प्राईम मिनिस्टरचा अवॉर्ड त्याला मिळाला आणि तो अवॉर्ड घेण्याकरता आमचे सीएम फेलोज गेले. सो दिस इज. आणि आता तर आम्ही व्हॉट वी हॅव डन, आता याला आम्ही एक जॉईंट प्रोग्राममध्ये कन्वर्ट केला आहे. सो विथ IIT बॉम्बे आणि IIM नागपूर यांच्यासोबत हा जॉईंट प्रोग्राम झाला आहे. सो दे ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट विथ फ्रॉम IIT बॉम्बे. सो पब्लिक पॉलिसीमध्ये आणि पब्लिक गुड डिलिव्हरीमध्ये एक प्रकारे फार चांगल्या पद्धतीनं ही सगळे मुलं काम करतात. त्यांना फायदा हा होतोय की मेनी ऑफ देम म्हणजे अनेक लोकांना त्यातल्या जगातल्या बेस्ट युनिव्हर्सिटीजमध्ये या सर्टिफिकेटच्या आधारावर त्यांना तिथे ऍडमिशन मिळाली. सो मला असं वाटतं की खूप चांगला हा आम्ही प्रोग्राम केला. थँक्यू. आणि आता तो आमचा 10 वर्ष चाललेला आहे. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की भारतातल्या 6 राज्यांनी 6 स्टेट्स आमच्याकडे येऊन हा प्रोग्राम समजून त्या स्टेटमध्ये त्यांनी तो प्रोग्राम सुरू केला आहे. अरे वाह, अरे वाह. सर मैं ऐसे एक दो जन को जानता हूँ संस्था में से जो जिन्होंने अप्लाई भी किया था और वो लोग पार्टिसिपेट भी उन्होंने किया था. उसके लिए मैंने आपको एक प्रश्न आपको पूछना था. आपने बोला IIT और IIM नागपुर, अभी उसमें सर IIMN भी ऐड कर दीजिए. वी कैन हैव सम स्टूडेंट्स फ्रॉम IIMN आल्सो हु आर अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. एब्सोल्युटली, विल वर्क विथ यू. बट सर द नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू आस्क यू सर, हमारा एक कॉन्वर्सेशन ऐसे हुआ अबाउट BMC इलेक्शंस एंड अबाउट जेन जी. तो उसमें आप द BJP अध्यक्ष फॉर मुंबई अमित सातम सर टोल्ड अस सेइंग, आई आस्क्ड हिम जेन जी के लिए आपका प्लान क्या है, हाउ टू इन्वॉल्व देम. तो उन्होंने मुझे बताया सेइंग एवरी वार्ड दैट इज देयर विल हैव 2 people from who are Gen Z who will be a part of that ward to monitor the ward. And they will not be necessarily people who will be from the party, but they will be 2 independent people who are there. So this was what he had promised, sir. So I wanted to ask you about that. And the second thing I wanted to ask you, sir, usually people say that they are not from a party, but say kai baar aise hota hai that people who have the same ideology, they are chosen. People who are opposition or people like me who are stuck somewhere in the center, they are usually told saying that this may not be the best thing for you. So how do you recommend that this will be an impartial body to select the 2 Gen Z people per ward? ये अमित साटम जी की ही आइडिया है और उन्होंने मेरे साथ भी इसका डिस्कशन किया और मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि आज हमारे ALM से अलग अलग प्रकार की बॉडीज है कि जो एक प्रकार से वॉचडॉग का काम करती है या एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में हम वो इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करती है. लेकिन इस किसी इंस्टीट्यूशन में हमारा जो यूथ है, स्पेशली हमारा जो जेनजी है, उसका रोल नहीं है. और अब हम जिस डेमोग्राफी से जा रहे हैं उस डेमोग्राफी में जेनजी जो है वो एक स्टेक होल्डर है. ही हैज़ ओपिनियन, उसके पास उसका अपना ओपिनियन है, वो चीज़ों को अपने नज़रिए से देखना चाहता है. तो फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उसको उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इस दृष्टि से इस योजना को तैयार किया है. और निश्चित रूप से ये योजना तभी सफल होगी जब इस योजना में हम लोग पार्टी एफिलिएशन देखे बिना उस यूथ की एक्टिविटी को देखकर अगर हम उसको इन्वॉल्व करेंगे तो ही इसमें हम लोगों को फायदा होगा. तो मुझे लगता है कि वही करने का हमारा प्रयास होगा. डन डन, दिस इज ग्रेट. तो ऐसे भी कई लोग आएंगे जो who will have a different mindset and a different ideology, who will be a part of the system and who can give constructive criticism per se, and that is what correct. बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम. देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड एनार्किस्ट माइंडसेट. सो देयर आर फ्यू पीपल इन दिस कंट्री हु हैव डेवलप्ड एनार्किस्ट माइंडसेट. वो लोग हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बोलते हैं, हमारे संविधान ने तैयार की हुई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिमीन करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनको हताहत करते हैं. ये माइंडसेट कभी डेमोक्रेसी को डेवलप नहीं कर सकता. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही
डेमोक्रेसी की नींव है और हम उसको हमेशा वेलकम करेंगे। एक्सीलेंट सर। मैं तो पहले यही बोलता हूँ, आंदोलन करने के पहले यू शुड राइट अ पत्र कि मैं आपको इतने पत्र लिखता हूँ। पहली बार सर का संपर्क ऐसे ही हुआ। He was chief minister. We did not tell anyone in order to reach out to him. I will say this boring one line in the middle of this beautiful conversation. The first time, and anybody who thinks that it is difficult to reach out to the chief minister of the state, I just want to tell you how accessible he is, because without reference, without सिफारिश, किसी को फोन किए बिना हम लोग ने सर को पत्र लिखा saying हमारी एक छोटी सी संगठन है, हम लोग भारत के बारे में बातचीत करते हैं, भारतीय कॉन्शियसनेस रेस करना चाहते हैं, यदि आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उनका उत्तर आया saying that yes, we are interested, can you tell us some more details and why is your hairstyle so funny? But जो last चीज है मैंने बोली, but this was the answer that came through, and then he has come regularly to interact with young people, and much to his credit that he is this transparent. Thank you sir. एक बहुत प्रेसिंग इशू है पर्यावरण सर। पर्यावरण पे बहुत बातचीत होती है। कई बार दिल्ली जाता हूँ तो 25 सिगरेट हो जाती है सर एक दिन में, just because of the pollution. कई बार मुंबई आता हूँ तो 16 भी हो जाती है, and in South Bombay we are lucky that it is little lesser. But the thing is, climate change is a real issue. It is an issue of this generation, sir. But Mumbai has given, sir, and these are some statistics, Mumbai has given 1.3 meters square of open space per person. But WHO has recommended 9 meters square per person. Sir, Bengaluru 17 देता है, दिल्ली 21 देता है, but Mumbai सिर्फ 1.3 is what it is currently per se. So, sir, how do you plan to change this? How do you plan to increase the green lungs of the city, sir? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को समझे, और जैसे प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू एक्सपीरियंस क्लाइमेट चेंज एंड वी आर द लास्ट जनरेशन हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज उसके सारे जो इफेक्ट्स हैं हम लोगों को ये दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर हम मुंबई की बात करें तो हम लोगों ने पहली बात तो ये है कि एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटिंग थिंग इन मुंबई या किसी भी बड़े शहर में, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कंप्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा ग्रीन हो जाए। तो हमारी मेट्रो भी ग्रीन है, हमारी ये बसेस भी ग्रीन है। अभी हम लोग कंप्लीट उसको ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ा जो बात कई बार जिसपे वोट नहीं मिलते हमको, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुंबई जैसे इतने महत्वपूर्ण शहर में हमारा जितना सीवेज था, द एंटायर सीवेज, ये ब्रिटिश लोगों ने कुछ सेटलिंग टैंक्स बनाए थे, उन सेटलिंग टैंक्स में सेटल होके जी, और बहुत ही मिनिमम उसके ऊपर ये होता था, और वो सारा हम सी में छोड़ते थे। तो हमारा ये जो सारा सी स्टिंकी है ना, एकदम हम लोग देखते प्रदेश में जाते तो अच्छा सी दिखता है, और हमारे यहाँ तो सारा उसमें गंदा वो सारे स्मेल आते रहता है। इसका कारण इतने बड़े मुंबई का सारा सीवेज हमारा डिस्चार्ज वाज इन सी। तो जिस समय फिर मैं पिछले समय मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा कि नहीं चलेगा, मैंने बीएमसी को कहा आपको करना होगा। तो उसमें पहली बात तो यह आई कि अगर हमको हमारा सारा सीवेज ये डिस्चार्ज बंद करना है तो उसके लिए नॉर्म्स ही नहीं है, देयर आर नो नॉर्म्स। व्हाट टाइप ऑफ वाटर कैन बी डिस्चार्ज इन सी, उसकी बीओडी क्या होना चाहिए, उसके अलग अलग ये क्या होना चाहिए, कहाँ पर ये हो सकता है। तो 1.5-2 साल बैठकर उसके सारे नियम हमने तैयार किए। हम लोग ग्रीन ट्राइब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, उसके बाद वो सारे उसके जो नियम है वो कंप्लीट हुए, और हम लोगों ने मुंबई में पूरे अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू किया है, और अभी एक तो इसी साल कंप्लीट होगा, अगले साल तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद मुंबई का 100% सीवेज ये ट्रीट होगा, और जो पानी समुद्र में जाएगा, सी में जाएगा, वो ट्रीटेड वाटर ही जाएगा, कोई भी गंदा पानी ये सी में नहीं जाएगा। और ये इतना बड़ा पोल्यूटेंट ये था कि आज आप देखिए करीब 2 करोड़ लोगों का सीवेज अगर रोज हम हमारे सी में जाएगा तो हमारे पर्यावरण की क्या बात कम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है अब जहां तक ओपन स्पेस का सवाल है जी सर, तो ये बात सही है कि मुंबई
एक लैंडलॉक सिटी है, करेक्ट, एक कोस्टल सिटी है, यहां पर आप जमीन पैदा नहीं कर सकते, आप जो जमीन है उसका ही बेटर उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए जिस समय नया मुंबई का डेवलपमेंट प्लान बना तो उस डेवलपमेंट प्लान में हम लोगों ने जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स तैयार किए, उन रूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम मुंबई में नई ओपन स्पेसेस तैयार कर रहे हैं कि जिससे हम लोग एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन करें, हम लोग एफिशिएंट लैंड यूज करें और हम लोग नए तरीके से करें। लेकिन इसके साथ साथ ओपन स्पेस की बात जब हम लोग करते हैं और दूसरे शहरों से हम लोग कंपेयर करते हैं तो वी टॉक अबाउट द डेजिग्नेटेड ओपन स्पेस करेक्ट, विच इज शोन इन द डीपी, दैट इज लो। बट Actually. ये हम लोग कभी सोचते नहीं है कि 30% मुंबई ऐसा है कि जो नॉन डेवलपेबल है, जहां CRZ है, जहां नेशनल पार्क है, तो वो 30% हमारा लंग है जो कभी चेंज नहीं होने वाला है और उसको हम चेंज नहीं होने देंगे। तो उसको हम लोग चूंकि ओपन स्पेस का पार्ट नहीं मानते, इसलिए हमको ये लगता है कि सांस लेने के लिए मुंबई के पास कम जगह है। ऐसी बात नहीं है, मुंबई के पास जगह है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानता हूं कि अभी भी डेजिग्नेटेड ओपन स्पेस भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और अभी जो रीडेवलपमेंट की एक नीति हमने तैयार की है, आज देखिए धारावी जैसा एक एशिया का सबसे बड़ा स्लम, जी सर, इसको रीडेवलप करते समय 30% ऑफ धारावी विल बी ग्रीन। 30% ऑफ धारावी will be green. बिल्कुल बिल्कुल, यानी अनडेवलपेबल रहेगा वो। ग्रीन का मतलब दैट विल नॉट बी डेवलप्ड। ये जो पूरा वहां का जो जितना DRP एरिया है, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एरिया, इसमें 30% एरिया पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इससे ही रीडेवलपमेंट से आप एक प्रकार से ये सारी ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस तैयार कर सकते हो, वही हमारा प्रयास है। Got it, got it. That so you are going to make Bombay more breathable again. Absolutely. And even furthermore, and the number of cigarettes per day will go down from 8 to 0. Absolutely. Correct, correct. Sir, I've wanted to ask you many questions, but I am mindful of commitments later on, and therefore the last few questions that I have, one which is very important for Gen Z. मैंने तो सौभाग्य है मेरा that I have seen you over the last decade on many occasions. मैं सर को जोक करके बोलता हूँ, there is Rishabh Pant, you will remember because he is the captain of the Indian cricket team. But there is another Rishabh also who wears a pant who's called Rishabh Shah. Please come and see us and young people also sometimes, and he's come and seen us today. But I'm very lucky to see you, sir, and to ask this question on their behalf that 5 years from now, when we see you, and we hope that you will come and again do a town hall like this and talk to young people, what are the 3 things that Gen Z can hold you accountable to? वो पहले क्लिप हम लोग दिखाएगी saying देवेंद्र सर had said this and then देखिए 3 things नहीं, मैंने अभी जो भी बोला है, whatever I have said, hold me accountable for everything what I have said. Okay, next time के video clip में we'll play this, but you know when he says it with such confidence, it's like Rahul Dravid batting saying don't worry, I'll handle everything, and it actually happens. So sir, Gen Z is in the audience, तो थोड़ा हंसी मजाक. चाय और matcha, what is your preferred drink? मैं चाय वाला ही हूँ अभी. समोसा या वड़ा पाव? समोसा. क्रिकेट या फुटबॉल? Guys, I want vote. Cricket. सर कोस्टल रोड या वर्ली सी लिंक? दोनों. Cannot choose one. Cannot choose one. Yeah. Sir, in college were you, ये important चीज है, in college were you a backbencher या were you like a front row student who used to always answer questions, sir? College नहीं, from class 1 to graduation, I was a backbencher. And backbencher means absolute backbencher. पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक आखिरी बेंच पर ही बैठा. Today,
दे आर द हैप्पीएस्ट. कॉलेज वापस जाके कभी टीचर बोलेगी सेइंग व्हाई आर यू सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, द आंसर विल बी देवेंद्र सर ऑल्सो यूज्ड टू सिट ऑन द लास्ट बेंच. somebody has to sit on last bench. नहीं तो करोगे क्या? सबको फर्स्ट बेंच पे कैसे बैठाओगे? Correct, sir. The other question I wanted to ask you, sir, comedians या podcasters or neither? I love stand-up comedy. Stand-up comedy. Yeah, I love it. That is why sir tries to get along with me. I try to stand up and do some comedy. But thank you. The other things that I want to ask you, sir, what is the first word that comes to mind when I say the following words? When I say Mumbai, sir, तभी क्या, what is the first thought that comes to your mind? मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, पर ये सपनों का शहर है. और इसलिए है कि एवरीबडी हैज अ स्टोरी. इस मुंबई के किसी भी सक्सेसफुल आदमी को आप अगर उनसे बात करेंगे, दे हैव अ स्टोरी टू टेल. जी. अर्श से बिल्कुल यानी फर्श से अर्श तक जिसको हम कहते हैं, ऐसा पूरा यानी एक आप लोगों को दिखेगा कि जीरो से तैयार हुए लोग और आज कहां तक पहुंचे. ये मुंबई कर सकता है. मुंबई में अगर आपकी मेहनत करने की क्षमता है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता. मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स. एब्सोल्युटली. एंड महाराष्ट्र, सर? महाराष्ट्र तो इंडिया का ग्रोथ इंजन है. राष्ट्र में एक ही महाराष्ट्र है. जब मैं इंडिया या भारत की बात करता हूं, पहला शब्द जो आपको आता है दिमाग में, द फर्स्ट थॉट? मुझे भारत जब आप कहते हैं तो मेरे नजरों के सामने भारत माता आती है, जिस माता के आशीर्वाद से हम सब लोग जी रहे हैं, जिस माता ने हमको जीने की राह दिखाई है, जीने के लिए व्यवस्था खड़ी की है. सर ये थोड़े शब्द है, जेनजी स्लैंग लैंग्वेज है. He appeals to young people. Therefore, I'm going to ask you this, sir. I'm going to take the liberty of asking you. When I say the word slay. See, there is no place for the word slay in democracy. Democracy में ये नहीं चलेगा. लेकिन हाँ, अभी हम लोगों का जब रिजल्ट आया ना, तो जब हमारे सीटों का नंबर लोगों ने देखा, तो जेनजी ने कहा स्ले हो गया. अरे मुझे लगा पहले जब उत्तर दे रहे थे तभी आपने पुराना स्ले का उपयोग किया, जब अंत में उत्तर दिया तभी नए वाला स्ले हो गया. सर, व्हेन आई से द वर्ड रिज, पूछना इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई से रिज, मैं ये कहूंगा कि जो सारे मुंबई कर है ना, हमारा काम देखकर दे यार, मतलब जो हमारे प्यार में पड़े हुए हैं, जो पूरा मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद रिस्क का उपयोग कर रहे हैं. सर, व्हेन आई से डेलुलू, डेलुलू, व्हेन आई से डेलुलू, सर, देखिए उसके लिए, उसको डिफाइन करने के लिए किसी सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है. केवल मैं अगर राहुल गांधी बोल दूं, दैट इज इनफ. आदमी जिंदगी भर डेल्यूजन में जी रहा है और उसके लिए डेल्यूजन ही सॉल्यूशन है. क्या करेंगे आप? सर, आखिरी दो गाइस, ये आपने जो लास्ट वाला कह दिया वो प्रेस ने और ऑडियंस ने दोनों ने ले लिया. बट सर, द लास्ट टू वर्ड्स, जब मैं यूथ या जेनजी बताता हूं तो दिमाग में क्या आता है सर? नहीं, मुझे मेरे घर में एक बेटी है जो 16 साल की है, और मैं जब उसको देखता हूं तो मैं अचंभित होता हूं, क्योंकि जिस प्रकार का नॉलेज इन लोगों के पास है, जिस प्रकार का एक्सपोजर इनके पास है, और एक देखिए बहुत रैशनल थिंकिंग है. मतलब ये बात सही है कि अभी इथोस सारे बहुत स्ट्रांग नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत रैशनल थिंकिंग है. और दूसरा ये होता है कि जो हमारे इश्यूज है, लाइक पर्यावरण है, हमारा क्लाइमेट चेंज है, इनके ऊपर बहुत दृढ़ता के साथ ये लोग बात करते हैं. दे अंडरस्टैंड, दे फील, दे वांट टू एक्ट. तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर जो जेनजी है या जो हमारा यूथ है, ये बहुत ही
मैं इसमें एक फ्यूचर देखता हूं। मुझे लगता है कि हमारा देश जो हमारे प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं वो बदलने के लिए सबसे बड़ा हमारे पास हथियार क्या है, तो हमारा यूथ है, हमारा जेनजी है। आप आए उसके पहले मैंने बोला सेइंग भारत विकसित सिर्फ एक पीढ़ी बना पाएगी, वो जेनजी है। एंड देयरफॉर सर द लास्ट वन, बिकॉज वी टॉक टू जेनजी एंड डील विद देम, देयरफॉर सर आई वेयर दीस फनी क्लोथ्स सर, देयर ड्रेसिंग सेंस इज बेटर देन माइन, आई ट्राई टू वाइब विद देम। बट जब मैं IIMUN बताता हूँ, इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस, सर अभी 14 साल हो गए, व्हाट इज द थॉट दैट कम्स टू योर माइंड? मैंने तो आपके कई कार्यक्रम देखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि टुडे वी आर नॉट जस्ट सोशल बीइंग्स, या हम केवल एक नेशन तक कन्फाइन नहीं है। अभी हमारे ग्लोबलाइजेशन के बाद वी हैव बिकम ग्लोबल सिटीजन्स, क्योंकि आज हमारे सामने जो प्रश्न है, जो चुनौतियां हैं, वो भी ग्लोबल चुनौतियां है, कोई अब लोकल चुनौतियां नहीं। हाँ, एक्शन हमको लोकली लेना है, तो हम लोगों को ऐसे ही सिटीजन्स तैयार करने पड़ेंगे हु थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। और मुझे लगता है कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये प्लेटफॉर्म यही करता है, ये ग्लोबल थिंकर्स तैयार करता है और लोकल एक्टर्स तैयार करता है। थैंक यू सर। प्रयास यही है, संस्था में से निकलने के बाद वो लोग वो बन जाते हैं, जब तक मेरे साथ रहते हैं तभी थोड़ा हंसी मजाक ज्यादा करते हैं। बट द आइडिया इज दैट as long as we have people like you, sir, I think the state is in safe hands, and I am very grateful that you took out time to engage with young people. Before you clap, there's one thing I want to say about this man, and that is the same description that I used in order to introduce him. संस्कृत में एक छोटा सा श्लोक है जो बोलते हैं स्वस्मय स्वरूपम समाज्य सर्वस्वम। ये मैं मानता हूँ कि we should do more for other people and less for oneself. In politics, fortunately or unfortunately, there are many people who do a lot for themselves and very little for society. But there is one man who is a 24/7 politician who essentially resonates with young India, speaks to young India, and tolerates me when I call him Pookie. When we introduced him as Pookie. The fact that he is so amiable, so nice, and so willing to talk to young people. Thank you for spending time and coming here. Absolute Honorable pleasure. Chief Thank Minister. you for inviting me. Sir, I will just request, before you go, I will just request, there are many members of our advisory board who are here. मार्गदर्शक मंडल में से काफी लोग हैं, उसमें से I just would like to call the chairman of the Piramal group, Ajay Piramal Sahab. Sir, if you can come up and give a small token of appreciation on our behalf.